किंग्स लैंडिंग के साउथ में मैंडर नदी रोज रोड को जहां मिलती है वहीं पे एक छोटा सा टाउन बसा है, स्टोन ब्रिज। इसी छोटे से टाउन में हाउस कैसवेल का भी एक छोटा कैसल है और वो वहीं से इस छोटे टाउन पर रूल करते हैं। इसी स्टोन ब्रिज के टाउन में फेद मिलिटेंट अपराइजिंग के दौरान एक बहुत ही बड़ी बैटल ऑफ स्टोन ब्रिज हुई थी, जिसमें किंग मेगोर द क्रूअल टारगेरियन ने इतनी लाशें बिछाई थी कि उन लाशों के खून की वजह से मैंडर नदी का पानी लाल हो गया था और अगले 50 सालों तक उस नदी में से जिसने भी पानी पिया उन्हें वो पानी बिटर लगता और इसी वजह से स्टोन ब्रिज का नाम बदल के बिटर ब्रिज हुआ। इस तरह से इतिहास में ये बिटर ब्रिज का टाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा था, बट अभी इतिहास वापस दोहराने जाने वाला है क्योंकि आज के इस चैप्टर में इस बिटर ब्रिज के टाउन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा इवेंट होगा जिससे आगे डांस ऑफ द ड्रैगन्स का पूरा रुख बदलेगा। तो दोस्तों, आई प्रेजेंट यू ऑल आज का 23rd चैप्टर ऑफ आवर हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज। किंग्स लैंडिंग में अभी इस समय पर क्वीन रेनिरा रूल करने लगी है, बट वॉर वैसे खत्म नहीं हुआ था क्योंकि ऑर्मुंड हाईटॉवर अभी भी जिंदा है। ऑर्मुंड अपने साथी कमांडर्स जॉन रॉक्स्टन और अनविन पिक के साथ में नॉर्थ में किंग्स लैंडिंग पर इस समय पर मार्च कर रहा था। ऑर्मुंड हाईटॉवर की आर्मी अभी भी बहुत बड़ी थी और उस आर्मी के साथ में था एक ड्रैगन टेसारियन, तो इसी वजह से ये वॉर खत्म नहीं हुआ था। तो ऑर्मुंड हाईटॉवर की जो पूरी आर्मी नॉर्थ में आ रही थी वो इस समय पर लॉन्ग टेबल नाम के कैसल पे रुकी थी जहां पर हाउस मेरीवेदर का रूल होता है। वैसे तो इस डांस ऑफ द ड्रैगन के वॉर में हाउस मेरीवेदर ब्लैक्स को सपोर्ट कर रहे थे, बट ग्रीन्स के बड़े आर्मी ने यहाँ पर अचानक से अटैक करने के वजह से लॉर्ड मेरीवेदर को उन्हें होस्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली इस समय पर ऑर्मुंड, अनविन पिक, बोल्ड जॉन रॉक्स्टन, डेरॉन और उसका ड्रैगन टेसारियन, ये सभी लोग यहाँ पर अभी इस समय पर लॉन्ग टेबल के नजदीक रुके हुए थे। इस लॉन्ग टेबल से यही कुछ 200 किलोमीटर नॉर्थ में मैंडर नदी जहाँ पर रोज रोड को मिलती है वहीं पे बसा हुआ है बिटर ब्रिज का कैसल। अभी जैसे कि मैंने कहा कि इस समय पर हाउस कैसवेल वहां पर उस कैसल में रूल करते हैं और अगर आपको याद है तो लॉर्ड एलन कैसवेल के साथ में क्या हुआ था ये हमने पहले ही अच्छे से देखा है। लॉर्ड एलन के ऐसे मरने की वजह से इस समय पर बिटर ब्रिज के कैसल में सिर्फ लेडी कैसवेल होती है और उनके 2 बेटे ही थे। लेडी कैसवेल का हस्बैंड मारा गया था और उसका सौतेला सन यानी कि एलन कैसवेल का बास्टर्ड बेटा टॉम फ्लावर्स भी एक बैटल में मारा गया था, बट इसके बावजूद यहाँ पर लेडी कैसल अच्छे से रूल कर रही थी। इस समय पर उसने पूरे कैसल के गेट्स वगैरह क्लोज करके रखे थे, बट फिर भी उसकी फीलिंग इस समय पर काफी सेफ थी क्योंकि अभी वैसे देखा जाए तो ब्लैक्स ने एक तरह से वॉर कुछ हद तक जीता था क्योंकि उनकी क्वीन रेनिरा इस समय पर आयरन थ्रोन पे बैठी हुई थी। तो ग्रीन्स की अगर बड़ी आर्मी नॉर्थ में आती है तो मोस्टली वो उनके कैसल को सैक नहीं करेंगे, ऐसी ही फीलिंग यहाँ पर लेडी कैसवेल को होती है। तो अभी इसके बाद में अगर हम बिटर ब्रिज के टाउन के बारे में बात करते हैं तो ये टाउन अपने इन्स के लिए यानी कि होटल्स के लिए काफी फेमस था। एकदम रोज रोड उसी टाउन के नजदीक से गुजरने के वजह से बिटर ब्रिज में कई सारे ट्रैवलर्स का आना जाना रहता और उसी वजह से इस छोटे से टाउन में कई सारे अलग अलग लोगों ने अपने अपने खुद के बिजनेस करने के लिए इन्स खोले थे। तो बेसिकली इन इन्स में यानी कि होटल्स में अलग अलग ट्रैवलर्स को जो भी वहां पे रुकते हैं उन्हें 1-2 दिन के लिए रहने के लिए मिलता है, उन्हें खाना पीना मिलता है। तो एक तरह से इन इन्स में सभी ट्रैवलर्स की एकदम अच्छे से लॉजिंग की अरेंजमेंट्स की जाती है। तो अभी बिटर ब्रिज के टाउन में ये जो भी इन्स थे उनमें कई सारे इन्स काफी अच्छे थे, काफी अच्छे होटल्स थे वहां पर, बट कुछ इन्स काफी डिसरेप्यूटेबल थे। मतलब उन इन्स में थोड़े बहुत चोर लफंगे आते थे और वहां पर कुछ गलत धंधे भी होते थे। फॉर एग्जाम्पल कई सारी वेश्या अलग अलग इन्स में वहां पर अपने बदन का बिजनेस करने आती, कुछ इन्स में गैम्बलिंग वगैरह होती, तो कुछ इन्स में बहुत ही ज्यादा दारू बहती। तो ऐसे ही एकदम ही डिसरेप्यूटेबल इन में एक इन आता था हॉग्स हेड। इस हॉग्स हेड नाम के इन का एक ओनर था जिसका नाम था बेन बटरकेक्स। तो ऐसे ही हमेशा के तरह हॉग्स हेड का इन काफी
काफी खचाखच भरा हुआ था और अंदर कई सारे लोग यहाँ वहां पर दारू पी रहे थे और खाना खा रहे थे। बेन बटरकेक्स का एक राइट हैंड मैन भी था जिसका नाम था स्लाई। तो ये स्लाई बंदा यहाँ पर इस इन में सभी को अच्छे से सर्विस दे रहा था और पूरा मैनेजमेंट उसने संभाल के रखा था। तो ऐसे ही शाम हुई थी, यही कुछ शाम के 4 या 5 बजे होंगे और उस समय पर उस इन में एक लार्ज सा बड़ा ट्रैवलर आता है। इस ट्रैवलर के कंधे पर एक छोटा सा बेबी सो भी रहा था। ये जो भी ट्रैवलर यहाँ पर हॉग्स हेड में पधारा था वो 6 फुट 6 इंचेस का एक बहुत ही टॉल और एकदम डैशिंग बंदा था। जैसे ही इस ह्यूज ट्रैवलर बंदे ने एकदम स्वैग में एंट्री मारी तो हॉग्स हेड में मौजूद सभी की नजरें उस पे चले जाती है। इस ट्रैवलर को हॉग्स हेड में बैठने के लिए वैसे तो जगह नहीं होती, तो इसीलिए वो एकदम बार काउंटर तक चल के आता है और वो वहां पर जाके सीधा बेन बटरकेक्स को पूछता है कि क्या उसे वहां पर इन में रहने के लिए जगह मिलेगी। तो पहले तो बेन बटरकेक ने उसे मना कर दिया क्योंकि एक्चुअली में हॉग्स हेड में कुछ भी रहने के लिए जगह वगैरह नहीं थी। बट तभी उस अनजान ट्रैवलर ने बेन बटरकेक को 2 सिल्वर ऑफर किए और वो देखने के बाद में बेन बटरकेक की आंखें एकदम चमक उठ गई। बेन ने उस अनजान ट्रैवलर से पैसे ले लिए और उसे सीधा कह दिया कि इन में तो वैसे जगह बिल्कुल भी नहीं है, बट पीछे स्टेबल में तुम्हें रहना है तो तुम रह सकते हो। मतलब बेन ने उस अनजान ट्रैवलर को सीधा कह दिया कि तुम अपना बोरिया बिस्तर जो भी तुम्हारे साथ है वो सब कुछ लेके पीछे तबेले में जाके सो जाना। तो ये सुन के वो ट्रैवलर मुस्कुराता है और जो बेन का राइट हैंड मैन स्लाई करके जो बंदा था वो उस ट्रैवलर का सब सामान उठाता है और वो उसे पीछे स्टेबल में लेके जाता है। पीछे स्टेबल में यानी कि तबेले में अपना ट्रैवलर बंदा अपना अच्छे से जगह बनाता है, वो हे स्टैक्स वगैरह लेता है और वहां पर थोड़ी देर के लिए लेटता है, अच्छे से पानी वगैरह पीता है और अपना सामान वो वहीं पे रखता है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में अपना ट्रैवलर डिसाइड करता है कि उसे थोड़ी भूख लगी है, उसे थोड़ा खाना चाहिए और वो उसके साथ में थोड़ा सा एल यानी कि बियर पीना चाहता है। इसीलिए अपना ट्रैवलर यही कुछ 1 घंटे की रेस्ट करने के बाद में वापस हॉग्स हेड के इन में आता है। बट वो वहां पर आते आते अपने छोटे बेबी को भी लेके आया। अभी भी वो छोटा बेबी एकदम आराम से सो ही रहा था और अपना ट्रैवलर हॉग्स हेड में बेन बटरकेक्स को कुछ ऑर्डर देता है। जैसे ही उस ट्रैवलर ने बेन को ऑर्डर दी तो बेन पीछे किचन में जाता है और यहाँ पर हमें बेन के असली इरादे पता चलते हैं। तो बेन यहाँ पर अपने एक नौकर को उस ट्रैवलर को खाना और एल देने के लिए भेजता तो है, बट देन दूसरी तरफ वो अपने राइट हैंड मैन स्लाई को सीधा बता देता है कि तुम्हें छुपके से पीछे की तरफ स्टेबल में तबेले में जाना है और वहां से उस ट्रैवलर बंदे के बैग में से चोरी करनी है। तो हुआ ये था कि जैसे ही बेन बटरकेक ने देखा कि ये कोई अनजान बंदा उसे काफी सारे पैसे यहाँ पर बस स्टेबल में रहने के लिए ऑफर कर रहा है, मतलब ये बंदा जरूर कोई एक रिच बंदा होगा और उसे हम अपने इन में लूट सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बेन बटरकेक को लगता है और वो अपने राइट हैंड मैन स्लाई को चोरी करने का हुक्म देता है। तो ये स्लाई बंदा एकदम स्लाइली चुपके से बराबर से तबेले में जाता है और उसने अपने ट्रैवलर बंदे की बैग खोलना शुरू कर दी। जैसे ही उसने बैग खोली तो उसमें उसे कई सारे गोल्डन ड्रैगन्स और सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं और ये सब देख के तो स्लाई बहुत ही खुश हो गया। बट देन वो थोड़ा सा आगे जब और सर्च करता है तब उसे दिखाई देता है एक व्हाइट क्लोक विद द गोल्डन ड्रैगन ऑन इट। स्लाई ने ये चीज जैसे ही देखी तो उसकी एकदम फट जाती है और वो भाग के इनमें आके चिल्लाया, ये ट्रैवलर ट्रेटर है, ट्रेटर! आई फाउंड द गोल्डन ड्रैगन! ये ग्रीन्स का किंग्स गार्ड है, ही इज अ किंग्स गार्ड। यहाँ पर उस ट्रैवलर की पोल खुल गई थी। ये ट्रैवलर और कोई नहीं बट ये था एगोन द सेकंड का किंग्स गार्ड सर रिकार्ड थॉर्न, और वो छोटा सोने वाला बेबी था एगोन द सेकंड और हेलेना का सबसे छोटा चाइल्ड मेलॉर। जब हॉग्स हेड के इन में स्लाई अंदर घुस के ऐसे चिल्लाया तभी उस समय पर सर रिकार्ड अपना खाना खा रहे थे और एल पी रहे थे। बट जैसे ही उन्हें समझा कि उनकी पोल खुल गई है तो उन्होंने
क्विकली अपनी मैसिव तलवार बाहर निकाली और बेन बटरकेक्स को कुछ भी समझने के पहले उन्होंने उस बंदे के दो टुकड़े कर दिए। जैसे ही ये भयानक चीज वहां पर इनमें होती है तो कई लोगों की तो पहले फट जाती है, कई सारे लोग यहाँ वहां पर भागने लगते हैं, बट कुछ लुच्चे लफंगे वहां पर ऐसे थे जिन्होंने सर रिकार्ड पे सीधा अटैक कर दिया। गोल्डन ड्रैगन एगोन द सेकंड के किंग्सगार्ड सर रिकार्ड थॉर्न ने वहां पर हॉग्स हेड के इनमें 10 से 12 लोगों की लाशें बिछा दी। वहां पर एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है और ऑब्वियसली इस हाथापाई में मेलॉर जग जाता है और वो 3 साल का छोटा मेलॉर वहीं पे रोने लगता है। वहां पर मौजूद कईयों ने मेलॉर को छीनने की कोशिश की, उसे हर्ट करने की कोशिश की, बट सर रिकार्ड थॉर्न मेलॉर के स्वॉन शील्ड थे। उन्होंने अपने प्रिंस मेलॉर को एक खरोच भी आने नहीं दी और यही कुछ 10 से 15 लोगों को काट कर वो सीधा पीछे स्टेबल में भाग जाते हैं। जैसे ही वो वहां पर स्टेबल में पहुंचे तो क्विकली उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और एक घोड़े को पकड़कर वो वहां से सीधा चलते बने। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, अभी यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर यह सर रिकार्ड थॉर्न और मेलॉर यहाँ पर बिटर ब्रिज में कर क्या रहे हैं। तो एक्चुअली जब सैक ऑफ किंग्स लैंडिंग हुआ था तब सर रिकार्ड थॉर्न प्रिंस मेलॉर को लेके उसके रूम में जस्ट पहुंचे थे। जैसे ही सैक ऑफ किंग्स लैंडिंग शुरू हुआ तो वो मेलॉर को लेके रेड किप के नीचे बने हुए खुफिया रास्तों से भाग गए। उन्होंने अपना रास्ता बहुत ही अच्छी तरीके से ढूंढ के निकाला और वो उन खुफिया रास्तों से किंग्स लैंडिंग के बाहर पहुंच गए। बट अभी बाहर आने के बाद में वो कहाँ जाएंगे? तो उस समय पर सर रिकार्ड थॉर्न को ये पता था कि नीचे साउथ में से ऑर्मुंड हाई टावर अपनी बड़ी आर्मी लेके नॉर्थ में किंग्स लैंडिंग की तरफ आ रहे हैं। तो क्यों ना प्रिंस मेलॉर को लेके वहां पर चले जाए, क्योंकि अगर प्रिंस मेलॉर वहां पर मैसिव ग्रीन्स आर्मी के साथ में है तो वो काफी वहां पर सेफ रहेगा, ऐसे सर रिकार्ड थॉर्न को लगता है। और वो इसी प्लान को बहुत ही अच्छी तरीके से फुलफिल करते हुए नीचे यहाँ पर अभी बिटर ब्रिज तक आए थे। मतलब उन्होंने 90% ऑफ द रास्ता एकदम अच्छे से सीक्रेटली यहाँ पर कवर किया था। अभी इस समय पर ऑर्मुंड की आर्मी लॉन्ग टेबल पर थी जो कि सिर्फ 30 लीग्स यानी कि 150 किलोमीटर के आसपास ही थी। बट ये 150 किलोमीटर्स मतलब सर रिकार्ड थॉर्न के लिए बहुत ही दूर थे, क्योंकि सर रिकार्ड का इस समय पर यही कुछ 50 घुड़सवार मेन एट आर्म्स पीछा करने लगे। ब्लैक क्वीन रेनिरा ने पूरे वेस्टरोस में बता दिया था कि जो भी भगोड़े किंग्सगार्ड, एगोन द सेकेंड, लैरिस और प्रिंस मेलॉर और प्रिंसेस जहेरा, उन सभी को जो भी पकड़ेगा उन्हें बड़ा इनाम मिलेगा। तो इसी वजह से बिटर ब्रिज टाउन के कई सारे अलग अलग लोग यहाँ पर सर रिकार्ड थॉर्न और मेलॉर का पीछा करने लगते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त हॉट परस्यूट शुरू होता है और यहाँ पर सर रिकार्ड के पीछे 50 से ऊपर ज्यादा घुड़सवार लगते हैं। कई बार अलग अलग मेन एट आर्म्स उनके उनके घोड़ों पर से सर रिकार्ड के घोड़ों के आजू बाजू में आए और उन्होंने सर रिकार्ड को डैमेज करने की कोशिश की। उन्होंने सर रिकार्ड के घोड़े को वगैरह गिराने की कोशिश की, बट उन सभी एफर्ट्स में वो सभी मेन एट आर्म्स नाकाम रहे। सर रिकार्ड थॉर्न एक किंग्सगार्ड थे, वो कुछ ऐसे एरे गेरे नहीं थे। सर रिकार्ड ने एकदम जाबाजी दिखाते हुए 20 से भी ज्यादा मेन एट आर्म्स ऑन हॉर्सेस को मार गिराया और उनके बीच में से रास्ता बनाते रहे। बट देन आगे एक जगह पर आता है मैंडर नदी, जिसके ऊपर बना हुआ था एक लंबा सा अच्छा सा स्टोन ब्रिज, जिसके वजह से ही इस छोटे से गांव को स्टोन ब्रिज कहते थे पहले। और उस स्टोन ब्रिज को क्रॉस करके ही सर रिकार्ड थॉर्न दूसरी तरफ जा सकते थे। घोड़े पर से जोर से भागते भागते सर रिकार्ड थॉर्न उस स्टोन ब्रिज पे तो चढ़ते हैं, बट देन कुछ ही टाइम में उन्हें दिखाई देता है कि स्टोन ब्रिज के दूसरे तरफ भी कई सारे ब्लैक सपोर्टर है। सो मतलब अभी सर रिकार्ड थॉर्न फंस गए थे। स्टोन ब्रिज के एक साइड में उनका पीछा तो कई सारे लोग कर ही रहे थे, बट अभी दूसरे साइड भी स्टोन ब्रिज को ब्लॉक किया गया था। तो अभी सर रिकार्ड जाएंगे तो कहां पर जाएंगे?
सर रिकार्ड वहां पर कुछ भी सोचे कहाँ जाना है क्या करना है, तो उसके पहले ही कई सारे लोग सर रिकार्ड थॉन पर अटैक करते हैं और वहां पर वापस एक छोटी सी बैटल शुरू हो गई। अभी ये बैटल मतलब सर रिकार्ड के लिए हॉग्स हेड की तरह आसान नहीं होने वाली थी। इट वॉज सर रिकार्ड थॉन अगेंस्ट मोर देन 30 पीपल। कई लोगों ने उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से इंजोर्ड किया, उनके शील्ड में यहाँ वहां पर मारना उन्होंने शुरू कर दिया था। बट ऑलमोस्ट 15 मिनट तक सर रिकार्ड थॉन एकदम जाबाजी से लड़ते रहे। एक समय तो उन्होंने ये भी सोचा कि वो मैंडर नदी में नीचे कूद जाएंगे, बट मैंडर नदी का फ्लो बहुत ही ज्यादा था और उस फ्लो में 3 साल का मेलॉर कैसे बचेगा। तो ऐसी बहुत ही सैड सिचुएशन वहां पर हो गई थी। सर रिकार्ड थॉन वहां पर अच्छे से फाइट किए जा रहे थे, बट वहां पर स्टोन ब्रिज पर अभी काफी सारे लोग आने लग गए थे और इतने में एक दूर से बड़ा सा क्रॉसबो सीधा जाता है सर रिकार्ड के छाती के आर पार। जैसे ही एक क्रॉसबो उन्हें लगता है तो सर रिकार्ड को और 2-4 क्रॉसबोज लगते हैं और फाइनली वो अपने घोड़े से नीचे गिरते हैं और उन्होंने वहां पर अपना दम तोड़ा। सर रिकार्ड के मरने के बाद में वहां पर कई सारे लोगों ने मेलॉर को सर रिकार्ड के हाथ से निकालने की काफी कोशिश की, बट कहा जाता है कि किंग्सगार्ड सर रिकार्ड थॉन ने अपने स्वॉन शील्ड प्रिंस मेलॉर को इतने टाइटली पकड़ा हुआ था कि कोई भी इंसान उस समय पर मेलॉर को सर रिकार्ड के हाथ से छीन नहीं सकता था। लाख कोशिशों के बाद भी वहां पर मेलॉर को अच्छे से ना कैप्चर करने के वजह से एक वहां पर औरत ने अलग ही ट्रिक अपना ली। तो ये औरत कोई तो मैसिव सी मोटी सी औरत थी जिसका नाम था विलो पाउंडस्टोन। तो इस कमीने विलो नाम के औरत ने सीधा सर रिकार्ड का वो हाथ काट दिया जिसमें उन्होंने मेलॉर को पकड़ा था। उस विलो ने वहां पर सर रिकार्ड का हाथ काटा और उसने अपने बाहों में मेलॉर को जकड़ लिया। अभी जैसे कि मैंने पहले कहा कि रेनिरा ने एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड ऑफर किया था कि जो भी मेलॉर को किंग्स लैंडिंग में लाएगा उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर ये मोटी औरत विलो यही सोच रही थी कि उसे अभी काफी बड़ा इनाम मिलेगा। बट इतने में वहां पर एक बड़ा सा क्रॉसबो मैन आता है जिसने सर रिकार्ड को मार गिराया था। वो वहां पर विलो को कहता है कि उस बेबी मेलॉर को उसे दे दिया जाए क्योंकि उसने ही उस मेन बंदे सर रिकार्ड को मार गिराया। तो विलो और क्रॉसबो मैन में वहीं पे तानाबाजी शुरू हो गई। ये सब हंगामा वहां पे शुरू ही था कि इतने में वहां पे आया स्लाय। इस समय पर स्लाय एकदम खून में लथपथ था और वो कहीं से तो भाग के आया था और वो वहां पर आके कहता है कि इनाम होगा उसका, क्योंकि एक्चुअली ये बंदा सर रिकार्ड थॉन है और विलो के हाथ का बेबी मतलब मेलॉर है। ये सभी चीजें उसने ढूंढ के निकाली थी। तो इसी लॉजिक से स्लाय चाहता था कि उसे इनाम मिले। इतने में कोई तो कहता है कि उसी ने वॉर हैमर जोर से सर रिकार्ड को मारा था, उसके वजह से ही वो नीचे गिर गए। फिर दूसरा कोई तो कहता है कि उनके वजह से सर रिकार्ड मारे गए। तो वहीं पर उस स्टोन ब्रिज के ऊपर 7-8 लोगों में झगड़े शुरू होते हैं, उनके बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू होती है और उन सभी के चक्कर में एक बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी हुआ और ये ट्रेजेडी था बेबी मेलॉर की मौत। ट्रैजिक डेथ ऑफ 2.5-year-old प्रिंस मेलॉर टारगेरियन। अभी एग्जैक्टली वहां पर मेलॉर कैसे मरा होगा ये हमें अच्छे से पता तो नहीं है, बट अपने तीनों क्रॉनिकलर्स हमें अलग अलग स्टोरीज बताते हैं कि मेलॉर वहां पर कैसे मरा होगा। तो सबसे पहले तो हमें मशरूम बताता है कि वहां पर जब आर्ग्यूमेंट वगैरह स्टोन ब्रिज पे शुरू थी तभी उस स्टूपिड ह्यूज विलो औरत ने मेलॉर को इतने जोर से कस के पकड़ा था अपने बाहों में कि बेचारा बेबी मेलॉर वहां पर सांस ही नहीं ले पाता और उस झगड़े के दौरान वो विदाउट सांस लिए तड़प तड़प के मारा गया। फिर हमें सेप्टन यूस्टस तो और भी ट्रैजिक कहानी बताते हैं कि मेलॉर को सभी लोग अपने तरफ इधर उधर खींचने की कोशिश करने लगते हैं, तो गलती से वो हरामी 7-8 लोग वहां पर छोटे बेबी मेलॉर के 7-8 पीसेस कर देते हैं।
देन लास्टली ग्रैंड मास्टर मनकन के मुताबिक फाइटिंग के दौरान एक्चुअली मेलोर को भी एक क्रॉसबो से एरो लगता है और वहीं पे उसकी मौत होती है। तो अभी आपको जो भी इनमें से मौत मेलोर के लिए सोचनी है वो आप सोच लीजिए, बट पॉइंट तो यही है कि यहाँ पर स्टोन ब्रिज के ऊपर बिटर ब्रिज गांव और कैसल से थोड़ा सा ही दूर 2.5 year old प्रिंस मेलोर मारा गया था। जैसे ही ये हादसा स्टोन ब्रिज पे होता है तो यही कुछ 1 घंटे में इस हादसे की खबर पहुंचती है बिटर ब्रिज के कैसल पर। जैसे ही बेबी मेलोर के मरने की खबर लेडी कैसवेल ने सुनी तो कहा जाता है कि वो सुन पड़ गई और वो वही के वही बेहोश होके नीचे गिर गई। कुछ ही टाइम के बाद में जब उसे होश आता है तभी वो दरबार में मौजूद सबको बहुत ही बुरी तरीके से डांटना शुरू करती है। तुम एक बेबी के साथ में ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारी मत मारी गई थी? क्या तुम सब लोगों में कुछ भी इंसानियत नहीं बची थी? बस कुछ रिवॉर्ड के लिए तुमने एक छोटे बेबी को मार गिराया? क्या तुम्हें सातों भगवानों ने ये सिखाया था? इस घोर पाप के लिए हमें सातों भगवान कभी भी माफ नहीं करेंगे। ऐसे वहां पर लेडी कैसवेल ने एक करारा स्पीच दिया और उसने अपने हाउस कैसवेल के हाउस होल्ड नाइट्स को सीधा बता दिया कि ये पूरा कांड जिसने भी किया है उन सबको अच्छे से ढूंढ के लाओ और जिन्होंने भी बेबी मेलोर को मारा है उन सभी को फांसी दे दो। लेडी कैसवेल के हाउस होल्ड नाइट्स ने कुछ ही टाइम में विलो, स्लाय, उस क्रॉसबो मैन और यही कुछ और 7-8 लोगों को अच्छे से पकड़ के लाया जिनके वजह से सर रिकार्ड थॉर्न और बेबी मेलोर मारा गया था। जैसे ही उन सभी कमीनों को दरबार में लाया जाता है तो लेडी कैसवेल उन सभी को वही के वही मारने का हुक्म देती है और उनके कैसल के नाइट्स उधर के उधर उन सभी को काट देते हैं। ये सब कुछ जब बिटर ब्रिज के कैसल में होता है तभी वहां पर दरबार में सर रिकार्ड थॉर्न और बेबी मेलोर की 2 अलग अलग लाशें लाई गई थी और उन लाशों के सामने लेडी कैसवेल ने अपना बेंड नी किया और वो फूट फूट के वहां पर रोती है। सर रिकार्ड थॉर्न और बेबी मेलोर एक्चुअली ग्रीन्स के थे और लेडी कैसवेल एक्चुअली ब्लैक सपोर्टर थी, बट फिर भी लेडी कैसवेल मतलब एक ऑनरेबल औरत थी। लेडी कैसवेल ने सर रिकार्ड थॉर्न के लाश को अपने हाथों से व्हाइट क्लोक्स में लपेटा और उसे ऑफिशियली उन्होंने अच्छे से किंग्स लैंडिंग को भेजा। उसी के साथ साथ लेडी कैसवेल ने अपने क्वीन रेनिरा के लिए एक लेटर भी भेजा जिस लेटर में उन्होंने अपने हाथों से लिखा था कि सर रिकार्ड के शहादत को कभी भी भुलाया नहीं जाए। लेडी कैसवेल ने उस लेटर में क्वीन रेनिरा को बताया कि कैसे सर रिकार्ड ने एक नाइट होना क्या होता है, एक किंग्स गार्ड होना क्या होता है और एक स्वॉन शील्ड होना मतलब क्या होता है, उसकी एक मिसाल पेश की। तो योर ग्रेस, इसीलिए मेरी गुजारिश है कि सर रिकार्ड के अंतिम संस्कार एकदम अच्छे से किए जाए। इसके बाद में लेडी कैसवेल डिसाइड करती है कि वो बेबी मेलोर की डेड बॉडी और उसके पास जो छोटा सा एक ड्रैगन एग भी जो था वो दोनों को वो लॉन्ग टेबल को भेजेगी जहां पर ग्रीन्स की आर्मी इस समय पर मौजूद थी। कुछ ही दिनों के बाद में लॉन्ग टेबल में लेडी कैसवेल का लेटर आता है और उस लेटर के जरिए ऑर्मुंड हाईटॉवर और डेरॉन को पता चलता है कि नजदीकी बसे हुए बिटर ब्रिज के टाउन में कितना बड़ा ट्रेजेडी हुआ। वहीं पर ऑर्मुंड हाईटॉवर लेडी कैसवेल का लेटर पढ़ने लगता है जिसमें लेडी कैसवेल ने उनके तरफ से माफी मांगी थी, बट उस लेटर को डेरॉन अपने हाथों से फाड़ता है। डेरॉन वैसे तो एकदम सभ्य शांत किस्म का एकदम ऑनरेबल सा टारगेरियन था, बट जब उसे अपने नेफ्यू मेलोर की मौत कैसे हुई है वो पता चला तो उसके अंदर का ड्रैगन भी बाहर आ गया। उसने उसी समय बिटर ब्रिज पर अटैक करने का फैसला किया और उसने सभी को बता दिया कि बिटर ब्रिज के टाउन को पूरी तरीके से हम डिस्ट्रॉय करेंगे। बस कुछ ही दिनों में ग्रीन्स की मैसिव आर्मी लॉन्ग टेबल से पहुंचती है बिटर ब्रिज के टाउन में और वो वहां पर पहुंचते ही सब जगह पर तबाही शुरू करते हैं। बिटर ब्रिज के गांव से कोई भी भाग ना पाए इसलिए डेरॉन टेसारियन पे बैठ के एक ऐसा अग्नि तांडव करता है जो पूरे बिटर ब्रिज के गांव को आजू बाजू से घेर दे।
सो मतलब डेरॉन पूरे बिटर ब्रिज के गांव के चारों तरफ से एक रिंग ऑफ फायर क्रिएट करता है जिसके बाहर कोई भी बिटर ब्रिज गांव का बंदा जा ना सके। जैसे ही ये रिंग ऑफ फायर टेसारियन बनाती है तो उसके बाद में बिटर ब्रिज और उसके आजू बाजू में एक बहुत ही बड़ी तबाही शुरू हो गई। ग्रीन्स की आर्मी लिटरली हर एक इंसान को मारने लगती है। कई सारे इन्स, हॉल्स, स्टोरवेयर्स, नज़दीकी फार्म्स सब में टेसारियन आग लगाती है और हॉग्स हेड के इन को तो अलग तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है। यही कुछ 500 से 800 लोगों का ये छोटा सा बिटर ब्रिज का टाउन था, बट वो बस कुछ ही घंटों में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। ये सब कुछ तबाही होने के बाद में बिटर ब्रिज के छोटे कैसल पर ग्रीन्स की आर्मी अटैक करती है। लॉर्ड ऑर्मुंड हाईटावर, जॉन रॉक्सटन और अनविन पिक ये तीनों भी बिटर ब्रिज के छोटे से कैसल के बाहर खड़े होते हैं और वो बाहर से ही लेडी कैसवेल को बताते हैं कि तुम्हें अभी सरेंडर करना चाहिए। यू हैव लॉस्ट दिस कैसल, तुम अपना टाउन गवा चुकी हो। ये सब सुनने के बाद भी लेडी कैसवेल बिल्कुल नहीं डरती। वो अपने कैसल के वॉल्स के ऊपर से जोर से चिल्लाकर सबको बताती है कि उन्हें माफ किया जाए। जो भी मेलॉर के साथ में हुआ उसमें लेडी कैसवेल और हाउस कैसवेल का कोई भी हाथ नहीं था। वो बस कुछ पागल स्मॉल फोक के वजह से हुआ था और हमने ऐसा कोई भी हुक्म उस बेबी मेलॉर को मारने का नहीं दिया था। इसके बावजूद भी ऑर्मुंड नहीं मानता तो लेडी कैसवेल कहती है कि जैसे लॉर्ड मेरीवेदर के फैमिली को बख्श दिया गया था वैसे ही मेरे फैमिली को भी बख्श दिया जाए। आप लोग मुझे मार दीजिए बट प्लीज मेरे बच्चों को जीने का मौका दिया जाए। जैसे ही ये चीज डेरॉन ने सुनी तो वो चिल्लाकर कहता है, क्या तुमने मेरे नेफ्यू मेलॉर को कोई जीने का मौका दिया? नहीं, तो हम क्यों तुम्हें दे? जैसे ही ये चीज लेडी कैसवेल ने सुनी तो उन्हें पता चल गया था कि बिटर ब्रिज के कैसल का क्या होगा। लेडी कैसवेल ने अपने कैसल में बस एक बार नजर घुमाई तो उन्हें वहां पर कई सारी औरतें और लड़कियां नजर आई। जैसे ही लेडी कैसवेल ने ये देखा तो उन्हें ये पता था कि अगर कैसल सैक होगा तो मर्दों को तो मार दिया जाएगा बट औरतों के साथ में बहुत ही गलत जुल्म होंगे, उनकी इज्जत लूटी जाएगी और बहुत ही बुरे वॉर क्राइम्स वहां पर उन औरतों के साथ होंगे। तो ये जैसे ही लेडी कैसवेल समझती है तो वो वही चीज करती है जिससे मैंने इस वीडियो का टाइटल दिया। लेडी कैसवेल यहाँ पर बनती है वेस्टेरोस की पद्मावती। इवेंचुअली कुछ ही टाइम के बाद में लॉर्ड ऑर्मुंड हाईटावर अपने एक स्पेशल यूनिट के साथ में सीधा उस बिटर ब्रिज के कैसल में घुसते हैं और जैसे ही वो अंदर पहुंचे तो उनके सामने होती है लेडी कैसवेल जिन्होंने अपने गले में फांसी को पहना था और वो उस समय पर एक्चुअली सेफ थी। जैसे ही लेडी कैसवेल वहां पर लॉर्ड ऑर्मुंड को देख तो वो उनके आंखों में आंखें डालते हुए रोते हुए बस एक ही चीज कहती है, जो कुछ भी हुआ उसमें हाउस कैसवेल का कोई भी दोष नहीं है, बट प्रिंस मेलॉर के साथ जो हुआ वो मेरे रूल में हुआ और इसके लिए सातों भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। सो लॉर्ड ऑर्मुंड, मैं कुछ ही टाइम में सातों भगवानों के पास में ज़रूर जाऊंगी, बट लॉर्ड ऑर्मुंड, आई बेग यू, हैव मर्सी ऑन माई सन्स माई लॉर्ड। ऐसी चीजें लेडी कैसवेल लॉर्ड ऑर्मुंड के आंखों में आंखें डाल के कहती है और वो वहां से कूद जाती है। लेडी कैसवेल ने वहां पर लॉर्ड ऑर्मुंड के सामने अपने आप को फांसी दे दी और वहां पर सुसाइड कर दी। जैसे ही बोल्ड रॉक्सटन, अनविन पिक और कई सारे अलग अलग लोग उस कैसल को सैक करने लगते हैं तो उन्हें नजर आया कि उस पूरे कैसल की सभी औरतें जहर खा के पहले से मरी हुई। ये भयानक तांडव देख के लॉर्ड ऑर्मुंड हाईटावर की भी रूह कांप उठी। वहां पर उस समय पर अनविन पिक सीधा लेडी कैसवेल के बेटों को मारने चले गए थे बट वहां पर लॉर्ड ऑर्मुंड वैसा होने नहीं देते। ऑर्मुंड वहां पर अनविन पिक को उनकी तलवार वापस म्यान में रखने का हुक्म देते हैं और लेडी कैसवेल और एलन कैसवेल के बेटों को वो वहां पर बख्श देते हैं।
कुछ ही टाइम में उन दोनों को एक्चुअली बंदी बनाया गया और उन दोनों को भी अच्छे से सीखने के लिए वगैरह ओल्ड टाउन भेजा गया, क्योंकि अभी तो पूरा का पूरा बिटर ब्रिज का टाउन खत्म हो गया था, तो वो वहां पर रह के क्या करेंगे। तो ये सभी चीजें बिटर ब्रिज में होती है और कुछ ही टाइम के बाद में एक्चुअली किंग्स लैंडिंग में लेडी कैसवेल का लेटर आता है और वहां पर सर रिकार्ड थॉर्न की लाश भी पहुंचती है। उस लेटर में लेडी कैसवेल ने रेनिरा को बताया था कि बेबी मेलॉर के साथ में क्या हादसा हुआ और सर रिकार्ड थॉर्न ने कैसी बहादुरी दिखाई। जैसे ही रेनिरा को पता चलता है कि बेबी मेलॉर के साथ में क्या हुआ, तो वो स्मॉल काउंसिल मीटिंग में सभी के सामने फूट फूट के रोती है। वहां पर स्मॉल काउंसिल में सिर्फ मशरूम उसे कैसे तो करके संभालता है। ये हॉरर न्यूज सुन के पूरा स्मॉल काउंसिल सुन रह गया था और एक्चुअली वहीं पर हैंड ऑफ द क्वीन कॉर्लिस वेलेरियन हुक्म देते हैं कि रिकार्ड थॉर्न के बॉडी को एकदम अच्छे से किंग्स गार्ड के प्रोटोकॉल्स तहत एकदम रिस्पेक्टफुली दफनाया जाए। तो वो सभी चीजें होती है, बट अचानक से किंग्स लैंडिंग में वापस कुछ अजीबोगरीब रूमर शुरू हो जाते हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि उस बेबी मेलॉर के टुकड़े टुकड़े वगैरह करना, इन सभी चीजों का हुक्म एक्चुअली रेनिरा ने ही दिया था। कुछ कमीने लोग ऐसी भी वाहियात रूमर्स फैलाते हैं कि मिस्ट्रेस ऑफ विस्परर लेडी मेजारिया ने उस बेबी मेलॉर को मरवाया। तो बाकी कुछ लोग कहते हैं कि सर रिकार्ड और मेलॉर के लाश को सायरैक्स को खिलाया गया। इसी के साथ साथ किंग्स लैंडिंग में और एक रूमर फैलती है कि बेबी मेलॉर के लाश को जानबूझ के हेलेना को दिखाया गया, ताकि अभी डिप्रेशन में से बाहर आए हुए, दिमाग से अभी थोड़ा सा अच्छा सोचने वाले हेलेना को वापस पागल किया जाए। आफ्टर ऑल कोई भी माँ अपने बेटे की ऐसी लाश देखेगी तो वो पागल तो हो ही जाएगी। बट जो कुछ भी हो, एक बात तो साफ थी कि किंग्स लैंडिंग में इस ब्लैक क्वीन रेनिरा के खिलाफ अभी नफरत बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी थी। उसे कई सारे लोग किंग्स लैंडिंग में पहले से ही मेगोर विद द टिट्स कहने लगे थे, और ऐसे बेबी मेलॉर को मारने की खबर जब किंग्स लैंडिंग में फैलती है तो एक अलग सा अनकंफर्टेबल सा एनवायरनमेंट किंग्स लैंडिंग में पलपने लगता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो कि एक दबा हुआ एनर्जी है, जो कि एक छोटा सा टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। किंग्स लैंडिंग में चलने वाले इस अजीब से एनवायरनमेंट की खबर बहुत ही अच्छी तरीके से कमांडर ऑफ द सिटी वॉच सर लूथर लार्जेंट के पास में थी, और सर लूथर लार्जेंट यही सब चीज़ें, यानी जो भी रूमर्स वगैरह फैल रहे हैं वो सभी चीज़ें एक बार ऐसे ही मशरूम को बताते हैं। तब मशरूम ने वहाँ पर लूथर को कहा था कि ये जो भी किंग्स लैंडिंग में रूमर्स वगैरह फैलाए जा रहे हैं उसके पीछे मोस्टली लैरी स्ट्रॉन्ग का हाथ होगा। मशरूम वहां पर एक बहुत ही वाइज डायलॉग मारता है। ही सेज, A man who can gather whispers can spread them just as well. तो बेसिकली यहाँ पर मशरूम का कहना था कि लैरी स्ट्रॉन्ग एकदम अच्छे से विस्पर्स, जो भी यहाँ वहाँ पर छोटी मोटी इंफॉर्मेशंस वगैरह रहती थी वो सब कुछ पहले से ही अच्छे से रखता था, और जिसके पास में ऐसा अच्छा खासा नेटवर्क हो, जिसके पास में ऐसा विस्पर्स गैदर करने का अच्छा कम्युनिकेशन हो, वो उसी कम्युनिकेशन को अपने नेटवर्क के ज़रिए यहाँ वहाँ और फैला भी सकता है। तो मतलब मशरूम को लगता है कि ये जो भी रूमर्स वगैरह फैला रहा है किंग्स लैंडिंग में उसके पीछे ज़रूर लैरी स्ट्रॉन्ग का हाथ होगा। तो दोस्तों आज का ये लंबा एपिक चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये लेडी कैसवेल और सर रिकार्ड थॉर्न की ज़बरदस्त कहानी मेरे जितने ही पसंद आई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉर्ड्स एंड लेडीज़। अभी ऐसे ही कहानी के साथ मैं मिलूँगा अगले चैप्टर में। अंटिल देन बाय एंड टेक केयर।